अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद है राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, आज DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस ब्रीफिंग थी और उसमें उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से बात की है। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उस पर बात की है, KP में जो दहशतगर्दी हो रही है उस पर तफसीलन बात की है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल दहशतगर्दी के 80% वाक़यात KP में जो हैं वो हुए हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ दहशतगर्दी को साजगार सियासी माहौल फराहम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी कौम कुर्बानियां दे रही है, ऐसे में एक सूबे की हुकूमत ये कहती है कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। तो क्या ये लोग चाहते हैं कि जिस तरह सवात में इन दहशतगर्दों ने हजारों अफराद को शहीद किया, ये दोबारा ऐसा ही दहशतगर्दी का माहौल पैदा करना चाहते हैं? इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का बयानिया सामने आ गया और वज़ीर आला KP का वहाँ पर जो है बयान भी उन्होंने दिखाया कि अगर मिलिट्री, और फिर सवाल किया उन्होंने कि अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर क्या किया जाए? खवारिज के पैरों में बैठ जाएं जाके? क्या खारिजी नूर वली महसूद को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगा दिया जाए, उसकी बैअत कर ली जाए? और क्या हैबतुल्लाह बताएंगे कि 4 सद्दा में क्या होगा या क्या करना है? तो इस तरह से उन्होंने जो बात की है वो पहले आपको सुनाते हैं। अफगान तालिबान जो से ये कोई हुकूमत नहीं है, ये एक ग्रोह है जिसने वहाँ कब्जा किया हुआ है, एक नॉन इंक्लूसिव ग्रोह है। दर्जन से ज्यादा वहाँ पे दहशत ऑर्गेनाइजेशंस की मजगा में इसके नीचे सरपरस्ती। ये भाईजान हिंदुस्तानी मीडिया पे आके कह रहे हैं कि ये जो 2026 है इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा कर देते। ये जो दहशतगर्द हैं ये ख्वारिज हैं, इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये फितना और हिंदुस्तान है, इनका पाकिस्तान से या बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं। हर पॉलिटिकल पार्टी पे, उनके अमायदीन पे, उनके लीडरों पे हमला किया या नहीं किया? चाहे वो ANP हो, चाहे वो JUI हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, हमला हुआ या नहीं हुआ? फरमा रहे हैं कि हमें अफगानिस्तान मदद करे। अफगानिस्तान सामने खुल के नंगा हो गया जो अफगान तालिबान वहां की हुकूमत कि वो अमन करेगा PK में और पाकिस्तान। ये कौन सी अपीजमेंट की पॉलिसी है जिसमें आपने काबुल से भीख मांग रहे हैं कि काबुल हमारी सिक्योरिटी गारंटी कर दो, जो पूरी दुनिया में तमाम दहशत ऑर्गेनाइजेशंस को लेके जो वहां पे काबज ग्रुप बैठा हुआ है उससे कह रहे हैं कि आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड। अभी जो सा ना कोई मंतक है, ना कोई लॉजिक है, एक पॉलिटिकल रिटोरिक है जिसमें दूसरे या तीसरे सवाल के बाद इनके पास का जवाब नहीं है। अच्छा जी, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है? फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है? और वो जो कहते हैं कि होने नहीं देंगे, तो क्या उनकी शख्सियत, क्या उनके कलमात इस मुल्क की सालमियत से बढ़ के हो चुके हैं? ये हमारी सालमियत की जंग है, ये पाकिस्तान की जंग। ये कोई शख्सियत, किसी की सियासत इस पाकिस्तान से बड़ी नहीं, कोई जात किसी से बड़ी नहीं। हमारे ऊपर एक नैरेटिव है जो सियासी नैरेटिव डाला जाता है जिसके अंदर जो सा है इख्तियारात मुकम्मल लिए जाते हैं, जिम्मेदारी पूरी नहीं ली जाती, बिल्कुल नहीं ली। और उसका जो तरीका वारदात है वो ये है कि जी हम तो बेख्तियार थे। जो हुकूमत होती है वो बाख्तियार होती है। आज जो हुकूमत है वो बाख्तियार है, जो पहली हुकूमत ही बाख्तियार थी उससे पहले ही बाख्तियार होती है। जी, तो ये आपने सुना कि DGSPR क्या फरमा रहे थे। राना साहब, मामला ये है कि आज बहुत क्लैरिटी आई है कि दहशतगर्दी के हवाले से जो सारे मामलात हैं, और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है, और हमने देखा, आपने भी देखा कि 3 वज़ीर आला के वहाँ पर उन्होंने बयान दिखाए कि ना सिर्फ वफाक बल्कि 3 जो सूबे हैं वो नेशनल एक्शन प्लान पे बिल्कुल उसी तरह अमल कर रहे हैं कि जो हमने तय किया था। लेकिन वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ये नहीं समझते हैं और उन्होंने कहा कि हमने तो क्लियर पिक्चर आपके सामने रखनी है, और क्लियर पिक्चर ये है कि वो हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही है नेशनल एक्शन प्लान को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें कोई तावन कर रहा है या नहीं तावन कर रहा, इस चीज़ को बिल्कुल साइड पे रखें। इस पाकिस्तान के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त जी, वो है कि दहशतगर्दी का खात्मा। बिल्कुल ऐसे ही है। पूरी कौम को एक पेज पे आना होगा। तमाम सियासी इख्तलाफात को साइड पे रखें। सियासत होती रहेगी, सियासत होती है मुल्क के साथ। हाँ जी, मुल्क तो सियासतदान है, तो मुल्क में अमन होगा तो सियासत होगी, मुल्क खुशहाली होगा तो सियासत होगी। मुल्क के अंदर अगर दहशतगर्दी होगी, मुल्क के अंदर अगर तफरकाबाजी होगी, मुल्क के अंदर अगर फिरकाबाजी होगी, ये तीनों चीजें होंगी तो किसी सूरत में भी आप ना सियासत कर सकेंगे, ना आप उस मुल्क के साथ मुखलस रह सकेंगे, ना आप उस मुल्क को बेहतर तरीके से लेकर चल सकेंगे। इस दहशतगर्दी की जंग में आज उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। उन्होंने राह का क्या किरदार है, अफगानिस्तान का क्या किरदार है, कहाँ पर कौन क्या कर रहा है,
और इस पाकिस्तान की इस वक्त क्या हमेशा ज़रूरत यही थी कि पूरी कौम एक हो, इख्तलाफात को ख़त्म करें। इख्तलाफात आप करें, बिल्कुल आपके सियासी इख्तलाफात राइट है, उसके लिए इलेक्शन बेहतरीन मौका होता है, उसके लिए इंतखाबात बेहतरीन मौका होता है, और अवाम बेहतरीन आपकी एम्पायर होती है। अवाम ने फैसला करना होता है कि आपको किसको वोट दें, किसको ना वोट दें, उसके फैसले से ही आपको आगे लेकर चलना होता है। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को, बशमूल तहरीक इंसाफ को, बशमूल उस जिरगे में मौजूद उन तमाम सियासी जमातों को जो वहाँ की मुकामी थी, जिन्होंने जिरगे में शिरकत की थी, उनको भी एक पेज पर खड़ा होकर दहशतगर्दी के हाथ में अव्वल तरजीह बनानी चाहिए। यहाँ तो फिर आप जिस तरह उन्होंने कहा कि कोई राय देना, हमें क्या करना है, क्या करना है, यहाँ तो उन्हें राय दें कि आइए मिलकर आपके साथ शाना बशाना चलते हैं, आपके सीने के साथ सीना भी लगाते हैं, आपके बाजू के साथ बाजू भी लगाते हैं, आपके कंधे के साथ कंधा भी लगाते हैं, और मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करते हैं। आइए मिलकर करते हैं। यहाँ तो ये लाइन देते हैं, या फिर आप उन्हें बता दें कि जनाब दहशतगर्दी का किस तरह खात्मा होना है। दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जब हमें कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाकया नजर नहीं आता, बिल्कुल ऐसे ही है। जब हमें शहादत नजर नहीं आती, आम आदमी की हो, सियासतदान की हो, अफवाज पाकिस्तान की हो, सिक्योरिटीदारों की हो, पुलिस कहल का किसी की भी हो, तो इसको खत्म तो करना है ना। तो इसको एक ही सूरत पे खत्म किया जा सकता है कि सबको एक पेज पे आना होगा, और जो एक पेज पे नहीं आता, चाहे उसका किसी भी सियासी जमात से चाहे वो कोई भी है, चाहे वो कोई भी है, कोई भी है, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, तो फिर कौम को उसके मुतालिक सोचना होगा। बिल्कुल ऐसी है। साकिब साहब, ये जो मामला है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी कुछ चीज़ों में हम देख रहे हैं कि पिछली DGISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें भी एक बहुत क्लियर उन्होंने पोजीशन ली थी, आज भी बहुत क्लियर पोजीशन ली है। साथ उन्होंने कहा है कि जी के फौजी जो है वो बड़ा डायरेक्ट होता है और क्लियर बात बताता है, और ये जो सियासतदान होते हैं उनको दीगर चीज़ें जो हैं वो देखनी होती हैं, मामला देखने होते हैं। तो ये क्लैरिटी तो इसमें मौजूद थी। और आप नहीं समझते कि नेशनल एक्शन प्लान की बात हो, उन 14 निकात की बात हो रही हो, 3 वज़ीर आला और वज़ीर आज़म का बयान वहाँ पर चल रहा हो, और एक वज़ीर आला का बयान उसके मुखालिफ चल रहा हो, तो नेशनल एक्शन प्लान का जो मकसद है वो तो फिर पूरा नहीं हो सकता ऐसे। एक तो जो DGISPR ने जो फिगर्स दिए कि 80% जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं 2025 में वो खैबर पख्तूनख्वा में हुए, यानी कि 2025 में दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा जो सूबा था वो खैबर पख्तूनख्वा था। और उसके तदारुक के लिए उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी रोज़ाना की बुनियाद पर एक बड़ी फिगर उन्होंने दी कि वो बड़े तवील अरसे से हो रहे हैं, और जो दहशतगर्दों का कला कमा करने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अपना काम कर रही हैं। उसमें जो शहादतों का जिक्र भी हुआ, 10 बड़े वाक़यात का जिक्र भी हुआ। अब जो बात उन्होंने ब्लैक एंड वाइट के हवाले से की कि जो फौजी है वो तो ब्लैक एंड वाइट बात करता है, ये सियासतदान है कि वो अपने मामलात जो है वो डिफरेंटली उसको देखता है या उसको सोचता है, ये बात उन्होंने ठीक की कि सिक्योरिटी फोर्सेस उन्होंने इस मुल्क का दिफा करना है, मुल्क की खुद मुख्तारी सालमियत उसका दिफा करना है, उसके हवाले से उनकी एक प्लानिंग है, एक डायरेक्शन है, उसी के इर्द गिर्द जो है वो घूमते हैं और उसी के तहत चलते हैं। और जो सियासतदान है उसने अपनी सियासत भी करनी है, सारी चीज़ें करनी है। अब आते हैं जो नुक्ता है जिस पे जो हमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आया, इसमें मेरा ये ख्याल है कि वफाकी हुकूमत को भी जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, और जो खदशात का इज़हार DGISPR उनकी जानिब से किया गया है ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से, वो उनके सामने रखने चाहिए, और उनको इस बात पे लाना चाहिए कि दहशतगर्दी के वाक़यात जब इतने बढ़ चुके हैं, और फिर जो तालिबान है या अफ़गान तालिबान है या TTP है या दीगर दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनके पीछे हमारा जो अज़ली जो दुश्मन है भारत वो मौजूद है, वो BLA को भी स्पॉन्सर कर रहा है, और ये तालिबान और TTP को स्पॉन्सर कर रहा है। तो इस कला कमा करने के लिए और दहशतगर्दी पर मुकम्मल काबू पाने के लिए एक सियासी हमआंगी जो है वो ज़रूरी है। वफाकी हुकूमत को भी मेरे ख्याल में थोड़ा आगे आकर ये चीज़ें उनके सामने कर रखनी चाहिए। वो अपना एक मौक़िफ़ लिए फिरते हैं, वो कहते हैं हमने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई और जो है वो उसमें ये फैसला हुआ।
तो वफाकी हुकूमत मुझे मिसिंग नजर आ रही है। जो बात DGISPR सब कर रहे हैं, जो अपने शुहदा की बात कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। और डेफिनेटली हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने ही इस मुल्क का दिफा करना है। जहां दहशतगर्दी होगी उसको रोकना है। जो आइन का हवाला उन्होंने दिया, डेफिनेटली वो ठीक दिया, लेकिन वफाकी हुकूमत मुझे मिसिंग नजर आती है कि उनको अपना रोल तो उन्होंने अदा करना है ना। जो पॉलिटिकल हवाले से जो इंगेजमेंट्स हैं या बातचीत करनी है, वो उन्होंने करनी है, जिस तरह वो कह रहे थे। तो दहशतगर्दी के मामले पे भी वज़ीर आज़म को, बाकी वज़रा को, हुकूमत को, उनके जो इत्तेहादी हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए। और इस मामले पे हम आंगी होगी तो मेरे ख्याल में जो काम जो है वो महीनों में होना है वो हफ्तों में हो जाएगा, जो सालों में होना है वो महीनों में हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है साकिब साहब, आप ठीक कह रहे हैं। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, सिंगुलैरिटी ऑफ पर्पस और नैरेटिव पे बात हुई। आज जो करक्स था वो ये था कि सिंगुलैरिटी चाहिए हमें, कि जो भी हमारा नैरेटिव है या पर्पस है उसकी ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं? साथ KP गवर्नमेंट की बात की गई कि वहां पर सिंगुलैरिटी हमें नजर नहीं आ रही है। सर, ये कैसे नजर आएगी? क्या करना होगा वफाकी हुकूमत को? देखें DGISPR ने आज बड़ी क्लियर रखी है कि एक फोकस हमारा नैरेटिव होना चाहिए, और वो नैरेटिव है कि पूरी कौम, ऑल प्रोविंसेस, फेडरल गवर्नमेंट एंड ऑल सिक्योरिटी फोर्सेस आर ऑन वन पेज एज फार एज एलिमिनेशन ऑफ टेररिज्म इज कंसर्न। और इसके लिए जो भी फील्ड मार्शल श्री आसिम मुनीर ने बड़ी क्लियर बात की है कि इसके लिए जो भी हमने कुर्बानी देनी है, हमने जो शहादतें देनी है, वी विल नॉट हेजिटेट। लेकिन इसके साथ जो इलीगल स्पेक्ट्रम के पॉलिटिकल लिंकेजेस है ना, दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। और वो है हमारा KP का क्या एरिया। उन्होंने क्लियर बताया कि पंजाब की पूरी सपोर्ट है, सिंध की है, बलूचिस्तान की है, लेकिन KPK में ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स है। और जो जबकि वहाँ 80% ऑपरेशन वहाँ पर हो रहे हैं, नुकसान वहाँ पर हो रहे हैं, हमारे पश्तून बहन भाई नुकसान हो रहे हैं। इसलिए ये पॉलिसी हमारी सबकी एक होनी चाहिए। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि इसको आप ये चीजें देख लें कि ये बहुत ही अहम जरूरी बात है, इसको हमने ख्याल रखना है। और इसके लिए जरूरी बात यह है कि मिल के काम करें। आपको हुकूमत मिली है वहां पर KPK में, अवाम ने आपको सिलेक्ट किया है, ये आपका काम है अवाम को और जरगे को संभालना, असेंबली में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को एक पेज पर लेके आना। और उसके बाद ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जी ये तो फौज को वापस बुला लें, कर रही है और इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यू वांट के पूरे KPK में सड़कों पे, घरों में, आपके हर जगह पर वहाँ तहरीक तालिब ये जो है TTP ख्वारजी जो है ये वहाँ फिर आप क्या करेंगे? सोचने की बात ये है, ये बहुत जरूरी बात है। इसको हमें ये नेशनल लेवल पे थिंकिंग, दुश्मनों का नैरेटिव भी यही है कि किसी तरीके से भी फौज और अवाम में जो एक एतमाद है, जो ट्रस्ट है, जो जेलिंग है, ये इसको खत्म कर दें, फौज को कमजोर करें, फिर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को लिबिया, सीरिया, इराक या इस तरह की तरफ के प्रॉब्लम में डाल दें। तो एक तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड, उन्होंने बड़ी क्लियर बात की है कि बलूचिस्तान में देखें बड़ी रिस्पांस बेहतर आ रही है जी। वहां पर उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी वहां पर कोऑर्डिनेशन कमेटीज बना दी हैं। 1-1 बिलियन रुपीस हमने हर डिस्ट्रिक्ट को दे दिया है। मॉनिटरिंग अच्छी होगी। अगले साल 3 बिलियन रुपीस दिए जाएंगे एक डिस्ट्रिक्ट को। जहां वहां पर डेवलपमेंट होगी, सड़कें बनेगी, कोई स्कूल बन जाएगा, छोटे हॉस्पिटल बन जाएगा, उसके बाद आपकी छोटी इंडस्ट्री लग जाएगी, लोगों को कारोबार मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम खत्म होती है, लोग खुद ब खुद दहशतगर्दी के हट के होस्टाइल एजेंसीज की बातों में नहीं आते हैं, बल्कि वो अपनी मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। ये बहुत जरूरी है इसको करने के लिए। और फिर फेडरल गवर्नमेंट और जाहिर है कि जब जो बात करते हैं कि फौज के साथ बात करनी, उन्होंने कहा जी हमने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है, अब ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है। उनके वहाँ पर बहुत डिटेल से थिंकिंग होती है, ब्रॉड एंड विजन होता है, वो सोच के फैसले करें। तो आई थिंक इस कॉन्टेक्स्ट में कंप्लीट बता दूं, ये भी कहा कि 75,000 हमने ऑपरेशन किए हैं 2025 में, और उसमें जो आपके सामने 200 ऑपरेशन पर डे हो रहे हैं। ये अंदाजा लगा लें कि कितना फौज इस पे ऑपरेशन कर रही है। लेकिन जब तक पूरी आपको प्रोविंसेस सारे साथ नहीं होंगे,
वो कामयाबी नहीं होगी जिसको हम चाहते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बड़ी अच्छी बात की, यही बात हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन के मामले पे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सबको एक पेज पे होना चाहिए। DGISPR साहब ने तो बड़ा वाज़े कर दिया और सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ भी अफवाज पाकिस्तान की हैं, लेकिन ये जो सियासी हुकूमतें हैं जो उनको रोल अदा करना चाहिए, मिसाल के तौर पे KPK में जो जिरगा हुआ उसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, यानी वफाक में कई जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं उनका वफाक में कोई और स्टैंड है, KPK के अंदर और स्टैंड है, आपके सामने है सारी चीज़ें। क्या ये सब एक पेज पे क्यों नहीं आते? वफाक इसमें अपना किरदार अदा करने में आप समझते हैं कि कामयाब रहा है? देखिए, मैं पर्सनली फील करता हूं कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना और इनिशिएटिव लेना इज द रिस्पांसिबिलिटी फेडरल गवर्नमेंट। क्योंकि चाहे आप जब फेडरल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनते हैं तो वो पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वो किसी सूबे के लिए नहीं होते हैं। सूबे का ठीक है, प्राइम चीफ मिनिस्टर पंजाब की हैं, उनका पंजाब को हेलीकॉप्टर करेंगी, सिंध का अलग है, KPK अलग है, बलूचिस्तान अलग है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि अब इस वक्त कि वो एक स्टेप फॉरवर्ड लें एटलीस्ट KPK गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि ये मुल्क की सलामती सिक्योरिटी का मसला है, सॉवरेनिटी का ताल्लुक है, जोग्राफिकल बाउंड्रीज का ताल्लुक है, फौज इतनी शहादतें दे रही हैं, इसलिए ये कहीं ना कहीं रिकनसाइल करना चाहिए, उनको ब्रीफ किया जाए। देयर इज नो हार्म के KPK के CM को और उनकी टीम को बुलाएं इस्लामाबाद और उनको ब्रीफ करें कि व्हाट इज द एक्चुअल सिचुएशन इन KPK, कितना खतरनाक वहाँ प्रॉब्लम्स हो रही है, इलीगल स्पेक्ट्रम की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और अगर इसको नहीं रोकेंगे तो ये पूरा KPK में सारे ये ख्वारजी आके बैठ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? उसके लिए फिर जो होता है कि फौज जब एक जगह क्लियर करती है, फिर होल्ड करती है, फिर बिल्ड करती है, फिर ट्रांसफर करती है, तो आप कम से कम ये चीजें भी नहीं करते हैं, आप छोड़ते हैं तो फिर वो आके बैठ जाते हैं फौजी। तो ये सारी चीजें फेडरल गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये बताइएगा सर कि ये जो एक मामला है जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी DGISPR साहब ने जिक्र किया, आज भी इसका जिक्र किया, और ये मैं ये समझता हूँ कि दहशतगर्दी की जड़ भी है कि जो दहशतगर्दी इस मुल्क में या KP में ख़त्म हो चुकी थी, वो जो खवारिज हैं उनको दोबारा जब यहाँ पे लाया गया, जब वहाँ पे एक अफ़गान तालिबान बैठे अफ़गानिस्तान में, तो ये मामला क्यों नहीं हल हो रहा? किसने ये प्रपोज किया, किसकी ये सजेशन थी, क्यों लाया गया, कितने लोग थे वो, कहाँ, उनका कोई डाटा, कोई कुछ नहीं है कि हमारी पूरी अफवाज को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, अफसरान को, पुलिस को, आम जो लोग हैं उनको ये भुगतनी पड़ रही है ये दहशतगर्दी आज। लेकिन ये तो बड़ी क्लियर बात है कि पिछली गवर्नमेंट ने फैसला किया जी कि उनको लाएं, उनको ला के बिठाएं, बसाएं, आने से पाकिस्तानी है आके नहीं करेंगे, और उन्होंने आके वो बताया। हम यही जानना चाहते हैं कि पिछली गवर्नमेंट कौन सी? एक गवर्नमेंट थी PDM की, एक गवर्नमेंट थी तहरीक इंसाफ की। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट कहती है, अली मोहम्मद खान साहब ने और बाकी लोगों ने कहा कि आप रिकॉर्ड उठा के देखें, हमारे दौर में नहीं हुआ। हम यही कौम को पता चलना चाहिए कि कौन इसका जिम्मेदार है जिसने ये सारी खराबी पैदा की। देखिए 2021 में किसकी हुकूमत थी, मुझे बताइए। 2021 में तहरीक इंसाफ की, वेरी क्लियर, और उनका एक नजरे भी यही था कि लड़ाई नहीं करें, इनसे बैठ के बातचीत करें। बात यह है, देखें एक बात याद रखिए, जब आप रियासत अपनी कमजोरी शो करती है ना, तो फिर ये जो होते हैं नासर होते हैं ना, ये उनको बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है। जो भी हथियार उठाता है रियासत के खिलाफ या मुसल्लह अफवाज के खिलाफ, उसका काम है, रियासत का काम है उनके साथ लड़ाई करना, उनको ख़त्म करना। या दो ऑप्शन है, या वो सरेंडर कर दें और पाकिस्तान के आईन और कानून को माने, तो फिर उनसे बात हो सकती है। सिंपल सी बात है, इसमें और कोई दो राय नहीं। लेकिन रेट ऑफ गवर्नमेंट हैज़ टू बी इंश्योर्ड, और जब वहाँ लाके आपने उनको ले आए और वो वहाँ पर इतने ऐसे दहशतगर्दी कर रहे थे, तो दे स्टार्टेड डूइंग द सेम थिंग, बत्ताखोरी शुरू कर दी, वही लूटमार शुरू कर दी, नजर आने लग गए, दहशतगर्दी में इजाफा हो गया। आपने वही जहां पहले इतना खून बहा था, फिर दोबारा अपना खून बहाना शुरू कर दिया। सर आज इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी कुछ वहाँ पर दिखाई DGISPR साहब ने, सिक्योरिटी काउंसिल की थी, UN की थी, US के फॉरेन डिपार्टमेंट की थी, चाइना, जर्मनी, मुख्तलिफ उन्होंने चीज़ें वहाँ पर दिखाई कि जी के सब अफ़गानिस्तान के ऊपर उंगलियाँ उठा रहे हैं। साथ उन्होंने वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का भी एक बयान चलाया कि जी कि ये सिर्फ
पाकिस्तान में क्यों करते हैं, ये बाकी जगहों पे क्यों नहीं करते हैं? तो उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। साथ उन्होंने एक मिसरा जो है वो मीर तकी मीर का पढ़ा कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं। सर अब इसमें गुल कौन है? अफगानिस्तान है, वजीर आला केपी हैं, या अमेरिका की बात कर रहे थे क्योंकि वो अमेरिका के भी असले का जिक्र कर रहे थे, या तीनों ही हैं? नहीं, देखिए बेसिकली तो आई वुड से कि देखिए केपीके की गवर्नमेंट की बहुत बड़ी गलती है जब रियासत एक फैसला कर लेती है, पॉलिटिकल डिफरेंस एक साइड पर छोड़ दें, आपको पॉलिटिकल डिफरेंस है जब, लेकिन मार के हक की बात हुई तो पूरी कौम इकट्ठी हो गई। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान होगा तो हम बाकी बातें करेंगे, आईन है, कानून है, सब कुछ है। इसलिए देखिए दुनिया में असेंबली में जहां जहां देख लें हर जगह बात हो रही है कि पाकिस्तान को टेररिज्म का मसला है। अफगानिस्तान इज अ एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहां पर है। अमेरिकन जाते हुए 7.2 बिलियन का वेपन एम्यूनिशन वहां छोड़ के चले गए। उसके बाद अभी रेगुलर उनको फंडिंग कर रहे हैं, हर हफ्ते 30 से 40 बिलियन डॉलर दे रहे हैं उनको। अब आप ये देखेंगे ये कितना ही अनफेयर है, नोइंग कि ये पैसा टेररिज्म में जा रहा है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है। तो व्हाट इज द पर्पस? एक देखें, व्हाट शुड बी वेरी कैंडिड एंड फ्रैंक नाउ इन पाकिस्तान के बारे में। लोग नहीं दो ताकतें चाहती कि अफगानिस्तान में अमन हो। लेट्स बी वेरी क्लियर। अच्छा, अफगानिस्तान में अमन होगा इसका मतलब है कि हमारी सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान थ्रू बलूचिस्तान में कनेक्टिविटी हो जाएगी। कनेक्टिविटी होगी तो वहां से रास्ता चला जाएगा गवादर पोर्ट पे और आगे से मिल। नंबर 2, अगर अफगानिस्तान में लड़ाई झगड़ा रहता है जो आजकल के हालात हैं, इसका मतलब है कि ये बलूचिस्तान में अमन नहीं होगा। बलूचिस्तान में अमन नहीं होगा तो गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज होगा, सीपैक नहीं बनेगा। गेट साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें जो यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। डीजी आईएसपीआर की आज की प्रेस ब्रीफिंग के हवाले से भी बात करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अंदरूनी मामलात पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शौकत यूसुफजई साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ। शौकत यूसुफजई साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर पहले तो ये इस पर कमेंट कर दीजिए कि फ़ौज ये समझ रही है, इदारे ये समझ रहे हैं, वफाक भी ये समझ रहा है, दीगर सूबे भी शायद यही समझ रहे हैं कि हम सारे नेशनल एक्शन प्लान को लेके एक पेज पर हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा जो है उसकी हुकूमत वो एक पेज पे नहीं है। आपके पास अल्टरनेटिव क्या है? अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो डीजीआईएसपीआर ने कहा कि क्या खवारिज के पैरों में बैठना है जाके, क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वजीर आला बनाना है? कौन चलाएगा ये मामला? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए सबसे ज्यादा तो अमन की जरूरत मेरे ख्याल से हमें है, सूबे के अवाम को है। और जब भी ये इस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है ना तो सबसे ज्यादा नुकसान भी इस सूबे को होता है। जब तक ये जो शहर बड़े बड़े अकाबरीन जो कबायली जमा है या ये सारे, ये जब तक आपके पास एक पेज पर नहीं होंगे ना तो ये बड़ी मुश्किलात होती हैं। क्योंकि देखिए अगर आप ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पे कोई कार्रवाइयाँ नहीं हो रही है, तो कार्रवाइयाँ तो हो रही है, ऑपरेशन भी हो रहा है, कोई रुका तो नहीं है। अच्छा, शौकत यूसुफजई साहब, आप भी चाहते हैं दहशतगर्दी का खात्मा हो, अदारे भी चाहते हैं दहशतगर्दी का खात्मा हो, पाकिस्तान भी सारा चाहता है दहशतगर्दी का खात्मा हो, इसी तरह है ना जी? तो इसमें हमेशा की तरह पहल आप कर लें। आप एक दफ़ा वज़ीर आज़म साहब को ख़त लिखें या इसके जवाब में आप अदारों के साथ रब्ता करें और एक ऐसी मुस्बत चीज़ तैयार करें कि जिससे दहशतगर्दी का खात्मा भी हो जाए और जो आपके सूबे की आवाम चाहती है वो भी हो जाए। असल तो मामला ये है कि दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए, यही चाहते हैं। यही बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमारी बात सुन लें। देखिए मैंने आप, एक तो ये है ना कि अगर आप पीटीआई का मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं तो ठीक है, चलो पीटीआई के मौक़िफ़ से आप लोग नहीं सहमत, ओके, नो इशू। देखिए ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये तो मैं असेंबली की बात कर रहा हूँ जिसमें तमाम पार्टियां शामिल थी। यानी उस दिन मैं गया था असेंबली में तो बाबर सलीम स्वाति साहब ने कहा कि मैंने दोबारा खत लिख दिया है, स्पीकर साहब को भी लिख दिया है, सेनेट वाले को, सेनेट चेयरमैन को भी लिख दिया है, वजीर आजम को, वजीर दाखिला को, कि जी हमने एक एलामिया भेजा है, उस पर देखें बड़ी संजीदगी से, उस पर बड़ी मेहनत हुई है और उससे दहशतगर्दी कम हो सकती है, खत्म हो सकती है। आप मिलकर, हमारे साथ मिलकर इस पे बात करें। कोई जवाब नहीं। तो मैं इसलिए तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए आप ये कहते हैं कि जी हमने ऑपरेशन करना है, तो ऑपरेशन तो आप कर रहे हैं,
लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि इसका खात्मा चाहिए, तो फिर तो आप स्टेक होल्डर्स को तो साथ मिलाए ना। चलो हमें ना मिलाए, बाकी जो आपकी अपनी पार्टियां इस सूबे के अंदर, उनसे बात कर लेना। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। थोड़ा सा सियासी तौर पर भी बात कर लेते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात की बात 5 बड़ों तक आ गई है तो फिर इसको ना ही समझा जाए। साथ ही वो कह रहे हैं कि हालात मामूल पर लाने की भारी कीमत मांगी जा रही है। सर ये कौन सी कीमत आपके कोई इल्म में है, क्या मांगा जा रहा है? देखिए मेरे इल्म में तो ये चीज नहीं है, लेकिन मैं एक चीज को समझता हूँ कि जब तक इमरान खान से डायरेक्ट बात नहीं होगी कोई हल नहीं निकलेगा। या फिर ये कि वो जो नॉमिनेट करते हैं उनसे खुले दिल से बात की जाए। देखिए उन्होंने इस वक्त, जब तक, अभी तो खैर मुलाकातें नहीं हो रही हैं, लेकिन जब मुलाकातें हो रही थी तो उन्होंने चकजई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब को ये टास्क दिया, लेकिन अब तक हुकूमत ने उनसे कोई रब्ता नहीं किया। तो इससे अंदाजा करें कि हुकूमत भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये तो आपने देख लिया कि इमरान खान जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा किसी सूरत में। वो बीमार भी नहीं पड़ेगा, आपसे ये भी नहीं कहेगा कि मैं बीमार हूँ मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें। तो जब आपने पहचान लिया उसको, आपने राना सनाउल्लाह साहब ने तो टीवी के चैनल के ऊपर मान भी लिया कि वो सही जेल काट रहे हैं। तो जब सही एक बंदा सही जेल काट, आपको पता है वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा, तो वो जो स्टांस है उसका, उसके साथ बैठ के बात की जा सकती है। ये नहीं है कि अगर आप मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं तो फिर उसमें ये नहीं हो सकता है। हुकूमत के साथ बड़े ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हुकूमत एक ही ऑप्शन इस्तेमाल कर रही है कि जी बस डंडा के जोर, जबरदस्ती चीजें मानो। तो जबरदस्ती चीजें नहीं मानी जा रही। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस मुल्क के खातिर, देखिए आपने तो, आपके जिम्मे क्या था, आप इनके जिम्मे ये था शहबाज शरीफ साहब के, कि इमरान खान के दौर में जितनी महंगाई थी उसको कम करना है, जितनी मईशत की तबाही है उससे बेहतर करना है। आप तो देखें ना, आपकी जो सनती ग्रोथ है वो देख लें, 2021 में क्या थी और आज क्या है, उससे भी कम। जो आपका वो है जो कर्जा है वो आपने बढ़ा के 77-78 हजार अरब पे पहुंचा दिया है 46 हजार अरब से। फिर आपके जो है ना एक्सपोर्ट के जो आप देखें तो उसमें 144 जो है टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई पंजाब के अंदर, उससे 1.25 लाख लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी जो हमारे दौर में 6.5% थी आज 22% है। तो अपनी परफॉर्मेंस भी तो बताए ना, आप इनके पीछे क्यों चुप रहे हैं? ठीक। जी हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा आज किसी जगह बात हो रही थी गुजराए से, ये हमें भी पता चला कि अब कोशिश होगी आपके सियासी मुखालफिन की कि कुछ सियासी तब्दीली के लिए कोशिश की जाए KPK के अंदर। सियासी तब्दीली के लिए पहले भी कोशिश हुई है, गवर्नर राज की भी पहले बातें होती रही। अब गवर्नर राज की बातें कम हो रही है, सियासी तब्दीली की बातें ज़्यादा हो रही है। तो इस सियासी तब्दीली में आपको नज़र आता है कि आपके कोई साथी टूट सकते हैं? देखें ये हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट रखती नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं रखती है कि हमारे हुकूमत रहे या न रहे। इसलिए कि जो पार्टी अपनी हुकूमतें, पंजाब जैसी हुकूमत खुद खत्म कर देती है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। ये बजाय इसके कि आप चीज़ों को उलझाएं और चीज़ों को और मजीद मुश्किल में डालें, बेहतर ये है कि कोई पैचअप के ऊपर उसकी तरफ आए, डायलॉग की तरफ आए, कोई अच्छाई के माहौल बनाए, कोई मुज़ाकरात के लिए बात करें। ये इस तरह की चीज़ें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने पहले भी हुकूमत ख़त्म करके देख लिया, 8 फरवरी को क्या हुआ। मुझे ये बेवकूफ़ाना तजवीज़ है गवर्नमेंट की, अगर कोई ये सोच भी रहा है ना, ठीक, तो बहुत ही गलत सोच रहा है। इससे क्या होगा, इससे और महंगाई बढ़ जाएगी, इससे और बेरोजगारी बढ़ जाएगी, इससे और अमन अमान खराब हो जाएगा। यानी आप देखें ना कि जो हुकूमत महंगाई को कम नहीं कर सकी, आवाम को रोजगार 1 रुपए का रिलीफ भी नहीं दे सकी, छोड़े ये बातें, 36 के 37 हजार अरब का कर्जा ले लिया, एक रुपए का रिलीफ मुझे बताएं। 10 रुपए पेट्रोल सस्ता किया, 10 रुपए LNG गैस महंगी कर दी। ये इनकी टोटल परफॉर्मेंस है। तो मेरा ये ख्याल है कि अब ये बहाने तलाश कर रहे हैं अपने लिए। ये बताइएगा कि जो TTP की आबादकारी थी पाकिस्तान में दोबारा से, उसका सारा इल्ज़ाम PTI पे आ रहा है, और उस वक़्त क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो तो अलग बात है, लेकिन नैरेटिव या बयानियाँ या इमरान खान साहब के बयानात यही थे कि हमें बातचीत करनी चाहिए, और बातचीत हो भी रही थी। अब वो फाइनलाइज हुई थी 10 अप्रैल से पहले, 2022 से पहले या नहीं, वो अलग बात है, उस पर आप बताइएगा। और दूसरा, अब भी आप जो है वो ऑपरेशन की बजाय बातचीत पर फोकस किए हुए हैं,
तो आपको नहीं लगता कि जो आबादकारी हुई उसने दहशतगर्दी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ उसकी वजह से, और वो पीटीआई के एंड पे एक गलती थी? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक इमरान खान की हुकूमत थी इस मुल्क के अंदर, आपको भी पता है कोई इस तरह की चीजें नहीं हो रही थी, ना कोई दहशतगर्दी थी, ना कोई, सब कुछ स्मूथली चल रहा था। जब से वो गए हैं ये सूरत हाल खराब हो गया। अब ये तो गवर्नमेंट को खुद बताना पड़े चाहिए कि वो अचानक क्या हो गया ऐसा। दूसरा, देखिए, हम कोई अफगानिस्तान की तर्जुमानी नहीं कर रहे हैं यहाँ बैठ के कि जी अफगानिस्तान के साथ जंग करनी है नहीं करनी है। ये हुकूमत खुद सोचे, अपने उसको अपनी पोजीशन देखे और बात करे कि जी हमने लड़ाई करनी है, हमने बातचीत करनी है, हमारा तो जो हक बनता था हमने कह दिया, हमारी बात नहीं माननी है, खुद फैसला कर ले। हम तो उस पर वो नहीं है कि हम कोई अफगानिस्तान की तर्जुमानी करके यहाँ बैठेंगे कि जी आप ये करो वो करो। हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि आपके जो हमसाया हैं उनके साथ आप कितना लड़ोगे। यानी एक तो इंडिया है, चलो उसके साथ तो अलग इशू है, जब तक कश्मीर का इशू हल नहीं होता वो तो। लेकिन शौकत भाई, अगर कोई हमसाया आकर हमें हर रोज़ मारेगा या उस हमसाये के घर से निकल के आके हर रोज़ मारेगा, ये तो आपका सूबा है ना। और पाकिस्तान, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ, राना साहब मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो आप फैसला करें ना। अफगानिस्तान से तो हमने आपको नहीं रोका है कि आपने अफगानिस्तान के साथ क्या करना है, दोस्ती करनी है, दुश्मनी करनी है, ये तो फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जी हमारे साथ बैठ के कोई ऐसे हिकमत अमली बनाए कि पुलिस भी आपके साथ काम करे और आम आदमी भी आपके साथ काम करे और ये मिलकर इसका हल निकाले। तो डेफिनेटली ऑपरेशन तो फौज नहीं करना है, हमने तो नहीं करना है, लेकिन ये कि जो इंटेलिजेंस है उसको दुरुस्त हो जाएगा और भी मजबूत हो जाएगा, बेहतर अंदाज से परफॉर्मेंस हो जाएगी, जो कोलेटरल डैमेजेस के खदशात कम हो जाएंगे। ये तो मेरा ये नहीं ख्याल है कि कोई गलत तजवीज़ है, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि बाबर सलीम स्वाति साहब ने जो कोशिश की थी उस पे आए, इसके बगैर कोई हल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया शौकत यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने प्रोग्राम में हमें जो, यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे कि टीवी पे भी और जो टॉक शोज़ हो रहे हैं उन पे ज़्यादा बात सियासत की होती रहती है, जेल की, अडियाला जेल की होती रहती है, तहरीक इंसाफ की होती रहती है, इस तरह के मामलात के ऊपर बात होती है। लेकिन उनको शिकवा था कि मईशत पर बात नहीं हो रही, अवाम की बात जो है वो नहीं हो रही है। हमें भी वैसे शिकवा तो ऐसा ही है कि पार्लियामान के अंदर कोई ऐसी बात नहीं हो रही कि जिससे बराह रास्त अवाम को फ़ायदा हो। क्या अवाम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ने जो काम अभी तक किया है मईशत की बेहतरी के, मैक्रो इकनॉमिक्स को बेहतर करने के जो दावे हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं, उससे क्या आम आदमी का किचन बेहतर हुआ है? क्या आम आदमी को कोई फ़ायदा हुआ है? महंगाई कितनी बड़ी मुसीबत है एक आम शहरी के लिए, वो हम आपको दिखाते हैं कि शहरी राय क्या रखते हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई लग रही है, 400 रुपये दर्जन इनू है। मैं घर से 200 रुपये लेके आया था, 400 रुपये वाली चीज़ 200 रुपये में होनी चाहिए। आज से महीना पहले किसी भी चीज़ का मार्जिन लगा लो, उससे तकरीबन डबल हो गया, डबल से भी अप जा रहा है। आवाम भूख से मर रही है, इस गवर्नमेंट को गरीब आदमी को कोई एहसास ही नहीं है। हुकूमत ने बहुत ज़्यादा दावे किए थे कि महंगाई को हम कम करेंगे, लेकिन कुछ भी महंगाई कम नहीं हुई। उड़े 1000 रुपये दिहाड़ी है, 500 रुपये किलो घी मिल रहा है किलो। इतनी महंगाई कर देनी है कि बंदा सेब खाने की कोशिश करेगा तो वो ख्वाब में ये हरकत कर सकता है। बहुत अच्छी बात है, मुल्क की रेनोवेशन होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, लेकिन जो जरूरियात जिंदगी है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि बंदा खाएगा क्या। रोटी के साथ बजरी तो नहीं लगा के खानी, जाहिर सी बात है हमें सब्जी चाहिए। बीमार बंदे की जो बीमारदारी के लिए जाते थे थोड़ा सा फ्रूट लेकर जाना पड़ता था, अब मौत पड़ती है 1000 रुपए का, जनाब 2 फ्रूट लेकर तो अगले बंदे को दे दे, तो भावे अपने घर आलू खान तो भी तरसिया हो। गवर्नमेंट का सिर्फ तवज्जो जो है ना अभी चलान करने पे, गरीबों के ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाने पे, और किसी चीज पे तवज्जो नहीं है, और नई से नई पॉलिसी, नए से नया कानून बनाने में है। महंगाई के खिलाफ कंट्रोल किसी इदारे का भी नहीं है। मरियम नवाज साहब कह रही थी कि चीजें बहुत ज्यादा मुनासिब होंगी। मेरी 300 रुपए दिहाड़ी है, मुझे बताएं मैं इसमें से घर का राशन कैसे लेकर आऊँ? 5-5 हज़ार रुपया बिजली का बिल आ जाता है, कैसे दें? बताएं हमें। आप तो बड़े दावे कर
रही थी कि चीजें मुनासिब होंगी। आलमी सतह पर देखा जाए तो पेट्रोल की कीमत बहुत कम है, 250 जो है वो कीमत ज्यादा है। पेट्रोल 100 और 150 के दरमियान होनी चाहिए। महंगाई ने तो कमर तोड़ के रख दी है, बच्चों को खिलाएं तो क्या खिलाएं। कल भी रात को मैं जाते हुए फ्रूट की शॉप पे खड़ा हो गया, उधर अंगूर पड़े हुए थे, मैंने उनसे पूछा क्या रेट है, वो कहता 800 रुपए किलो अंगूर है, 400 450 रुपए किलो दर्जन किन्नू दे रहे हैं, 300 रुपए दर्जन मौसमी दे रहे हैं। एक पपीता पकड़ा 1 किलो का, उसने पूछा, मैंने कहा पूछा कितने का, कहता 600 रुपए का। क्या खिलाएं बच्चों को, महंगाई ने कमर तोड़ दी है हमारी, हमें मार छोड़ा है। मैडम मरियम नवाज से इल्तमास है कि दूसरे कामों पे हम मान रहे हैं, उनका सेहत की तरफ बड़ा ध्यान है, तालीम की तरफ बहुत ध्यान है, लेकिन उनको ये भी चाहिए कि महंगाई की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दे दें। ये अवामी राय है जो आपने देखी है और गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी नज़र करनी चाहिए। महंगाई भी नाजरीन दो तरह की होती है। एक महंगाई वो होती है जो हमें नंबर्स में नज़र आ रही होती है, आदादो शुमार बता रहे होते हैं, अफराते ज़र का हमें बता रहे होते हैं, और एक महंगाई होती है जो किसान से लेकर मंडी तक होती है, और फिर मंडी से लेके आगे जो बाजार हैं वहां पर एक महंगाई की जाती है। उसमें ये जो मिडल मैन हैं ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और इन पे नज़र किसने रखनी होती है? प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ ने। तो उस हवाले से हुकूमत क्या कर रही है? राना साहब, ये ज़रा महंगाई के हवाले से हमें बताएं कि हम महंगाई ना ओवरऑल एक ही चीज़ समझते हैं कि जी कि महंगाई, एक तो आदादो शुमार हमें बताते हैं कि महंगाई है, दूसरी जो खुद साख्ता होती है, लोग करते हैं लेकिन इंतज़ामिया उस पर कार्रवाई नहीं कर रही होती। आपने बड़ी अच्छी बात की है। 50 रुपए के 5 किलो आलू है मंडी में जी। अब मंडी में बैठा जो शख्स है उसने खरीदे होंगे 30 रुपए में जी। गली मोहल्ले में चले जाएं 50 रुपए किलो, 40 रुपए किलो या 35 रुपए किलो मिलेंगे आपको आलू जी। गोभी 30 रुपए की 5 किलो है मंडी में, मंडी वाला 30 रुपए की बेच रहा है, उसने ली 20 रुपए की होगी। हाँ जी। अब आप चले जाएं दुकानदार के पास तो 1 kg आपको उतने की मिलेगी। अब इसी तरह आप फल की तरफ चले जाएं, अब आपकी चीज़ें पहले हम कहते थे ये अफगानिस्तान जाती हैं जी, बॉर्डर तो बंद है, हाँ जी, अफगानिस्तान जा नहीं रहा, तो फिर ये सारा माल जाता कहाँ पे है? अब हो क्या रहा है? फल इतना महंगा कर दिया गया है। फल की कीमत आप डीसी रेट जो लिस्टें लगती हैं वो देखें, और किसी एक दुकान पे वो मुझे ला के दिखा। क्यों नहीं मिलती? ये जो प्राइस लिस्ट लगी नहीं मिलती, मुझे बताएं, मैं आपको ये बिल्कुल कहता हूं कि इस पे तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना। किधर गए वो प्राइस कंट्रोल कमेटी वाले? किधर गई वो जो नई फोर्सेस बनाई थी? आप उनसे पूछें कि ये चीजें क्यों नहीं मिल रही, ये रेट पे आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच रही। अब कमा कौन रहा है? कमा वो दरमियान वाला शख्स रहा है जिसको आपने मंडी में बिठाया हुआ है। उसके बाद वो दुकानदार जो कहते हैं जी मैं बड़ा ठीक हूं, अब उससे जब पूछा जाता है तो वो आगे उससे क्या कहता है? कहता है जनाब ये दुकान में मेरी, आपको पता है सुबह से लेकर शाम तक कितने लोग आते हैं जी। मैं कहता है कौन आता है? वो कहता है जी जिस प्राइस कंट्रोल कमेटी वाला भी आता है, उसके बाद जनाब एंटी तजावजात वाला भी आता है। ये सामान लेने नहीं आ रहे हैं, ये दाम लेने आ रहे हैं, इनाम लेने आ रहे हैं। ये इतने आते हैं, उसके बाद जनाब हम इतना इसका यहाँ पे टैक्स देते हैं। टैक्स का मतलब है कि फला महकमों को इतना इतना देते हैं, तो फिर हम किस तरह सस्ती बेचें? या तो हुकूमत मंडियाँ बना दे ना, छोटी छोटी मंडियाँ बना दे कि इकबाल टाउन की ये मंडी है, फला जगह की ये है, कुरंगी की ये है, सदर बाज़ार पेशावर की ये है, ये कोयटा में फला बाज़ार जना रोड की ये मंडी है। आप पूरे पाकिस्तान में मंडियाँ बना दें और डायरेक्ट आरती जो है, आरती कह रहे हैं डायरेक्ट जिम्मेदार जो है वहां पर आकर उनको सहूलत दे दें, वो वहां पर आकर बेचे, तो आपको पता होगा उसको भी फायदा मिलेगा और आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। और बीच में वो तीसरा आदमी, ये तीसरा एक नहीं है, एक से ज्यादा है जो बीच में कमाने वाला है, उसके पास सरकारी माफिया है, प्राइवेट माफिया है, ये सारे जो हैं उसमें से माइनस हो जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा ना। अब आप मुझे बताएं 400 रुपए का आप एक दर्जन माल्टे लेके जा सकते हैं, 300 रुपए की आप वो मौसमी जो है उसमें भी बंदा डरता हुआ पकड़ता है कि इसमें रस होगा कि नहीं होगा। फिर सेब जो है वो तो इसी तरह है कि ईद के ईद गोश्त खाने वाला हिसाब। अब मटन आपका नामुमकिन है खाना, चिकन महंगा है, बीफ भी नामुमकिन हो गया हुआ है, फिश को आपने हाथ नहीं लगाना। कल मुझे एक दोस्त ने कहा, उसने कहा जी भाई आज मैंने ना खग्गा फिश होती है वो ले जानी है। मैं कहा अच्छा यार, मैं कहा यार मुझे रेट मुझे बता देना ज़रा, मौसम बड़ा सर्द है। मैं भी, उसने पता क्या रेट बताया जी? 2600 रुपए की जी। जब उसने साफ होना है तो मैं कहा सिर्फ या तो
साकिब साहब खरीद सकते हैं या तारड़ साहब खरीद सकते हैं। राणा साहब मैं आप क्या- हमें गिफ्ट करें ना, हम तो आप पे दोनों नजरें जमाए बैठे हैं, आपने हमारे ऊपर डाल दिया। जी आपको गिफ्ट करते हैं, जाके बताते हैं कहाँ से मिलनी है ले आए। साकिब साहब ये राणा साहब को मछली भेजें, वैसे सर्दी ज्यादा आपके पास है। बिल्कुल मछली हाजिर है, ये तो कोई दो राय नहीं है इसमें। नहीं घबराए ना, इस वक्त हम सब मछली बने हुए जहां हैं। तक आपने जब चाहते हैं हमें हुकूमत जो है ना जहाँ महंगाई तक- के दंगल में बैंक के उठा लेती है। जी जी, जहाँ तक आपने बात की ये प्राइस कंट्रोल के हवाले से या महंगाई के हवाले से, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जो पंजाब हुकूमत एक जो काम कर रही है कि वो स्ट्रीमलाइन कर रही है जो रेडी बान है जी। उसमें एक चीज़ को मद्देनज़र वो ज़रूर रखें कि ठीक है उनकी फोर्स है, वो फोर्सफुली करवा रहे हैं, लेकिन किसी दिहाड़ीदार का नुकसान ना हो। उनको एक नोटिस दें, दूसरा तीसरा तरीके से उनको जो है वो स्ट्रीम लाइन लेके आएँ। अगर एक निज़ाम बिगड़ा हुआ है, हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो बाज़ार हैं, रेडियाँ हैं, वो उनको एक स्ट्रीम लाइन वो कर रहे हैं, वो उसमें नुकसान उनका ना हो। ये अच्छी एक बात है कि अच्छा एक इनिशिएटिव है पंजाब हुकूमत का, लेकिन जो प्राइस कंट्रोल है वो नहीं हो रही। अब कोशिश बाज़ औक़ात की भी जाती है इंतज़ामिया की जानिब से, और बाज़ औक़ात उनकी जानिब से भी जो कोताही है वो हमें नज़र आती है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि बतौर एक मुआशरे के एक फ़र्द के जो उस रेडी पे बैठने वाले जो बेचने वाले हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। जहां हुकूमत अगर नेग्लिजेंस कर भी रही है तो वो भी कम से कम ईमानतदारी से जो प्राइस है मुनासिब उसमें अपना रख के फ़ायदा रख के और उसके बाद उसको जो है वो बेचें। हमने कई मिसालें देखी हैं कि यूरोप में या मुख्तलिफ जो ममालिक हैं, नॉन मुस्लिम जिनको कंट्रीज़ आप कह सकते हैं, वहाँ पे रमज़ान जब आता है तो मखसूस जगहों पे मुसलमानों के लिए वहाँ की मुकामी इंतज़ामिया स्टॉल्स लगा देती हैं और वो कम कीमत पर वो लगाती हैं, कम कीमत उसकी प्राइस दी जाती है और कम कीमत पर ही लोग खरीदते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल ही उल्टी गंगा जो बहती है। एक तो इंतज़ामिया उसमें प्राइस को कंट्रोल करने में थोड़ी सी कोताही करती है, साख्ता भी होती है। थोड़ी बहुत कसर जो रह जाती है वो जो है वो खुद निकाल देते हैं हमारे लोग। तो मजमूई तौर पर मुआशरे में कोई तब्दीली अगर लाने का हम ख्वाब भी देखते हैं तो उसमें अपना हिस्सा भी लोगों को डालना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अपना हिस्सा भी लोगों को उसमें डालना चाहिए है। तो हमें ये भी समझना है, और प्राइस कंट्रोल कमेटियां काम कर रही हैं या नहीं कर रही, जिस दुकान पे आप जाएं आप ज़रूर वहाँ पे जाके रेट लिस्ट देखें और फिर उसको सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कीजिए कि ये मैं इस जगह पर आया था और इस जगह पर ये रेट्स हैं और इतने में ये शख्स दे रहा है, शायद इससे कुछ बेहतरी आ जाए, एक ट्रेंड बन जाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे राना अजीम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।